हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है इकोनॉमिक्स पे फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसकी फोर्थ वीडियो है। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हम देखेंगे डिमांड की इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ड्राइव्ड डिमांड, कम्पिटिटिव डिमांड। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद इसकी अजम्पशन देखेंगे, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, काजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व देखेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेंगे और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन डिमांड देखेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखेंगे। इसमें देखेंगे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इनके डिफरेंट काजेज देखेंगे, काजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड काजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड। तो जनरली लोग क्या करते हैं, डिज़ायर, वांट और डिमांड को क्या करते हैं, इंटरचेंजबली यूज करते हैं एक दूसरे की जगह पे। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में ये तीनों टर्मों का डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि डिज़ायर को उठाते हैं हम। जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर की डिज़ायर करता है, बट उसके पास मनी नहीं होती है कि उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके। तो इसलिए वो क्या है, इकोनॉमिक्स में एक विश है, व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो उसको डिमांड नहीं कहा जा सकता। और जब किसी व्यक्ति के पास मनी होगी या उसकी परचेजिंग पावर है, वो कंप्यूटर को परचेज कर सकता है या किसी गुड को परचेज कर सकता है, बट वो क्या कर रहा है, वो उस पे स्पेंड नहीं करता है जब इनकम। तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट से वो क्या है, वांट है। और वह वांट, जब कोई व्यक्ति उस वांट को क्या करता है, फुलफिल करता है, स्पेंड करता है जब किसी कमोडिटी पे, तो वो वांट क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। तो उस कमोडिटी का क्या होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्राइस होना चाहिए और एक विद इन गिवन टाइम पीरियड पे वो डिमांड जो है फुलफिल होनी चाहिए, उसी को कहते हैं डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब मीनिंग ऑफ डिमांड देखते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी की जो डिमांड कोई कंज्यूमर करता है, तो वो कब करता है, जब वो एबल होता है और विलिंग होता है उस कमोडिटी को बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस से और ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये थी मीनिंग ऑफ डिमांड एज इट इज, ये आप रिमेंबर रखोगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है, इंटायर जो डिमांड कर्व जो होती है ना, वो इंटायर जो कर्व है वो क्या है, डिमांड है। ठीक है, और वो डिमांड क्या करती है, रिलेशनशिप को व्यक्त करती है, किसके किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप शो करती है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है इस डिमांड कर्व का, कोई स्पेसिफिक पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड किसकी डिमांड है, किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और जब वह इंडिविजुअल क्या है, एबल है और विलिंग टू बाय है किसी कमोडिटी को एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। शेड्यूल होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो प्राइस जो है वो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। यही डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये डी कर्व डिमांड कर्व है, वाई एक्सेस पे प्राइस है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड है। जैसे जैसे प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी जो है डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद स्लोप क्या होता है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। क्या इसका स्लोप है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, बट माइनस लगा देना है आपको स्टार्टिंग में। तो ये है स्लोप, ये स्लोप इक्वेशन है किसकी, डिमांड कर्व की, नेगेटिव स्लोप होता है इसका। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है कि जब सभी कंज्यूमर किसी मार्केट में
किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं या बाय करते हैं और एबल भी होते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समीशन है, सम है किसका? टोटल इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। क्या सम को ही क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल के साथ समझते हैं इसको। यहाँ पे प्राइस है 1 2 3 4, यहाँ वरिंदर की डिमांड, यहाँ मनोज की डिमांड है और यहाँ टोटल मार्केट डिमांड है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या है? दोनों कंज्यूमर की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पता लग जाएगा। और मार्केट डिमांड क्या है? इन दोनों कंज्यूमर को प्लस जब करें, यहाँ में मैंने दो ही अज्यूम किए हैं, आप बहुत सारे कंज्यूमर भी अज्यूम कर सकते हो। तो जब इन सभी कंज्यूमर की डिमांड हम प्लस करते हैं तो जो टोटल डिमांड आती है वही क्या होगी? मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, सो ये 9 है, 7 है, 5 है, 3 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं मार्केट डिमांड को। ठीक है, यहाँ पे वरिंदर की डिमांड है, यहाँ मनोज की डिमांड है, यहाँ पे मार्केट डिमांड है। तो जैसे जैसे प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या है? कम होती जाती है। तो ये ऐसे ही मार्केट डिमांड भी आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो मार्केट डिमांड कर्व है वो कौन सा सम है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का? तो वो हॉरिजेंटल सम है ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड कर्व पढ़ते हैं जॉइंट डिमांड। तो क्या है जॉइंट डिमांड? एक कंबाइंड डिमांड है दो या दो से ज़्यादा इंटरलिंक्ड गुड्स की। ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को ही क्या बोला जाता है? जॉइंट डिमांड बोला जाता है। ठीक है, जैसे डिमांड किसकी? ब्रेड और बटर की, शू और सॉक्स की। तो ये क्या है? डिमांड जॉइंट डिमांड है, या याद रखोगे आप एज इट इज ही। उसके बाद कंपोजिट डिमांड पढ़ते हैं। क्या है कंपोजिट डिमांड? ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं उसको कहते हैं कंपोजिट डिमांड। ठीक है, तो होता क्या? जैसे ही एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है तो दूसरे की सप्लाई जो है कम हो जाती है, इस वजह से, जिस वजह से क्या होता है? इस शॉर्टेज की वजह से क्या होता है? प्राइस राइज कर जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि पीपल डिमांड कर रहे हैं किसकी? वीट की, प्रोड्यूसिंग किसके लिए? ब्रेड और फीडिंग एनिमल्स के लिए। तो ये क्या है? ये कंपोजिट डिमांड है, याद रखोगे आप इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड पढ़ते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड है, फाइनल गुड्स या फाइनल कमोडिटी की डिमांड को क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। और इसी को बोला जाता है ऑटोनॉमस डिमांड भी बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंट होती है दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से। ठीक है, जैसे डिमांड फॉर फूड हो गया, क्लॉथिंग, सेलफोन्स, ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद ड्राइव्ड डिमांड क्या है? ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो दूसरे प्रोडक्ट के यूसेज पे डिपेंड करती है उसको कहेंगे ड्राइव्ड डिमांड। ठीक है, ये भी जॉइंट डिमांड के सिमिलर ही होती है बट डिफरेंट भी होती है। किस तरीके से डिफरेंट होती है? सिमिलर होती है क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड होती है। और डिफरेंट किस तरीके से होती है कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की डिमांड होती है। तो यही डिफरेंस है, ये लाइन ही डिफरेंशिएट करती है जॉइंट डिमांड और ड्राइव्ड डिमांड को। तो कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे डिमांड पेंसिल की डिमांड की वजह से क्या होता है? वुड की डिमांड होती है, पेंट या इरेजर मटेरियल की डिमांड होती है। तो ये किसकी एग्जांपल है? ड्राइव्ड डिमांड की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कब होती है? जब डिमांड ऑफ आउटपुट होती है। तो उसी की वजह से किसकी होती है? फैक्टर इनपुट की डिमांड होती है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? ड्राइव्ड डिमांड की एग्जांपल है। रिमेंबर रखोगे ये दोनों एग्जांपल आप। उसके बाद नेक्स्ट अगली डिमांड पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऐसी डिमांड जो दो क्लोज सब्सटीट्यूट की डिमांड को क्या बोला जाता है? कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये दोनों सब्सटीट्यूट आपस में compete करते हैं सेम पर्पस को सर्व करने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड की। जैसे टी और कॉफ़ी, ये दो आपस में क्या है? सब्सटीट्यूट गुड है और इन दोनों की डिमांड क्या होगी? कॉम्पिटिटिव डिमांड होगी। ठीक है, कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट और दंत कांति, ये सभी एग्जांपल किसकी हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल जी ने। ठीक है,
ये लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि अदर फैक्टर जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे या ऑल एल्स बीइंग कांस्टेंट रहेंगे। और ये क्या होता है? ये इसी को बोला जाता है सेट्रस पेरिबस की अजम्पशन, ठीक है। तो ऑल एल्स क्या है? चाहे वो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, इनकम है, फैशन है, ये सभी क्या रहेंगे? इनकम है, वो सभी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड किस पे बेस्ड है? सिर्फ प्राइस पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे ही प्राइस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि इसके बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में। रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अजम्पशन देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है लॉ ऑफ डिमांड? कि मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए उस गुड का। अगर सब्सटीट्यूट होगा तो लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल नहीं होगा, फेलियर होगी किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड भी चेंज नहीं होने चाहिए। उसके बाद कोई भी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ना या कम होना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन क्या थी? क्या है कि इनकम लेवल कंज्यूमर का वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट या सेम रहेगा। अगर इनकम बढ़ता है या कम होता है कंज्यूमर का, तो इससे भी क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कस्टम, हैबिट भी चेंज नहीं होने चाहिए। अगर चेंज होती है तो भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और कंज्यूमर का साइज भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेक्स कंपोजिशन, एज कंपोजिशन भी पॉपुलेशन का सिमिलर होगा, तो तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। यही डायग्राम के थ्रू भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस है। और एक्स एक्सिस पे क्या है? डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है। जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। या उल्टा कहें अगर हम, जैसे जैसे प्राइस जो बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काजेस क्या हैं। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है इसके काजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट काज क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंजप्शन किसी कमोडिटी की इंक्रीज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? डिक्लाइन होती जाती है। तो कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होती है? जब कमोडिटी का प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी से, तो तब क्या होता है? कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा बाय तभी करना चाहता है किसी कमोडिटी को जब वो कम से कम प्राइस पे करे, तो तभी जो सक्सेसिव यूनिट का, तो तभी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि प्राइस राइज करता है तो वो कमोडिटी को कम से कम कंज्यूम करेगा, तो यही या कम से कम डिमांड करेगा कमोडिटी की। तो इसी के बेस्ड क्या था कि इसी वजह से भी क्या था कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रीज़न था? इनकम अफेक्ट। क्या होता है कि जैसे ही प्राइस जो है किसी कमोडिटी का कम होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं उतनी ही इनकम में। तो ये भी एक रीज़न था। अगर क्या होता है कि प्राइस राइज करता है तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम परचेज कर पाएगा। तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व थी, ठीक है। या इनवर्स रिलेशनशिप था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या था? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है कि कोई दो कमोडिटी एक दूसरे के क्या होती हैं कि एक कमोडिटी अगर एक सब्सटीट्यूट कमोडिटी दूसरे सब्सटीट्यूट कमोडिटी से चीपर है तो क्या होगा? जो कंज्यूमर दूसरे कमोडिटी को परचेज कर रहे थे वो भी अब फर्स्ट कमोडिटी एक्स को परचेज करने लग पड़ेंगे। तो जिस वजह से क्या होगा कि प्राइस के फॉल होने से एक एक्स की कमोडिटी का क्या हो जाएगा? डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो वाइस वर्सा ऐसे उल्टा भी होगा कि जैसे ही बी कमोडिटी या वाई कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल करेगा तो एक्स कमोडिटी के कंज्यूमर कहाँ पे चले जाएंगे? कमोडिटी वाई पे। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि प्राइस डाउन होगा तो कुछ न्यू बायर भी उस कमोडिटी को परचेज करने लग पड़ेंगे जो पहले परचेज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट यूजेस जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही प्राइस जो है वो फॉल होता है तो क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज़ जैसे कुछ गुड्स जैसे ग्राम्स की एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली हुई है, तो ग्राम यूज़ होते हैं, ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं और हॉर्सेस के लिए भी हॉर्सेस भी कंज्यूम करते हैं इसको। जैसे ही प्राइस फॉल होता है तो क्या होता है कि ह्यूमन और एनिमल दोनों इसको कंज्यूम करते हैं। बट जैसे ही क्या होता है कि ग्राम का प्राइस राइज करता है तो क्या होता है कि वो केवल कौन कंज्यूम करता है फिर एंड ह्यूमन्स ही कंज्यूम करते हैं, एनिमल को कंज्यूम नहीं करवाए जाते हैं। तो ये भी रीज़न था जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या क्या एक्सेप्शन थी लॉ ऑफ डिमांड की। एक्सेप्शन क्या होती है कि जब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होता है तो वही एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। होता क्या है कि अगर फ्यूचर में कोई प्राइस किसी गुड्स का चेंज होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर जैसे ही प्राइस डिक्रीज होता है फ्यूचर में तो कंज्यूमर क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे अभी गुड्स को परचेज करना, चाहे प्राइस कम ज़्यादा हो जैसा भी हो। तो ये भी एक रीज़न है, या इंक्रीज करेगा फ्यूचर तो वो अभी सेम प्राइस पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगी। तो ये भी रीज़न था जिसकी वजह से क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, जिसको कहते हैं गुड्स जिनकी प्रेस्टीज वैल्यू होती है, या वेबलिन गुड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है, या वेबलिन इफेक्ट भी। होता क्या है कि कुछ कंज्यूमर क्या करते हैं कि यूटिलिटी कमोडिटी की मेजर किस तरीके से करते हैं, उसके प्राइस पे। जैसे प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है वो ज़्यादा यूटिलिटी समझते हैं उस गुड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, लग्जरी कार एट्सेट्रा। तो इनकी जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर डिक्रीज प्राइस करेगा तो वो कंज्यूम नहीं करेंगी। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जैसे डिक्रीज करेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए ये एक्सेप्शन थी किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन सी होती हैं, गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। जैसे प्राइस जो है वो फॉल होता है तो इनकी डिमांड क्या है, गिफन गुड्स की डिमांड भी कम होती है। और जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है, ठीक है, किसकी, गिफन गुड्स की। ऐसी डिमांड कर्व होगी, ठीक है, इनकी गिफन गुड्स की, ठीक है। तो इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और इनके जो गिफन गुड्स हैं इनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद चेंज इन फैशन, क्यों यहाँ पे गिफन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। बट गिफन गुड के केस में ये डायरेक्ट या अपवर्ड रिलेशन है, जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई नहीं होता है गिफन गुड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, चेंज इन फैशन, ठीक है। अगर कोई फैशन में चेंज होता है या टेस्ट में कोई चेंज होता है कंज्यूमर की कमोडिटी में, तो इस यहाँ पे भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, चाहे क्यों ना। अगर कोई आउट ऑफ फैशन चीज़ है, अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि लोग परचेज उसी चीज़ों को करते हैं जो फैशनेबल हों, अप टू डेट हों, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता है जब चेंज फैशन होता है या टेस्ट चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, सीजनल चीज़ें होती हैं। जैसे आइसक्रीम की बात करें तो उसकी जो डिमांड है सर्दियों में तो नहीं होगी ना, चाहे क्यों ना प्राइस उसका डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है किसकी, एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं कि एक की डिमांड बढ़े तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ती है, तो ऐसी गुड्स को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीवीडी प्लेयर की डिमांड जो है, क्या होता है कि प्राइस फॉल होता है जिस वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है डीवीडी प्लेयर की।
बट इसी वजह से क्या होता है कि डीवीडी की भी जो है डिमांड है वो बढ़ेगी, क्यों ना उसका प्राइस इंक्रीज क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ये भी एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, इनकम चेंज। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम जो है वो चेंज हो जाती है या फैमिली की इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रिवेलिंग प्राइस पे ही क्या करते हैं, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये भी एक एक्सेप्शन थी किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो क्या क्या डिटर्मिनेंट हैं, डिटरमाइन कौन करता है डिमांड को, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है या कम होती है तो कंज्यूमर जो है वो डिमांड भी वैसे वैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड, जो सब्सटीट्यूट गुड या सर्विसेज का कॉस्ट भी वो भी डिपेंड करती है, उस पर भी बेस्ड है डिमांड। ठीक है, अगर उनकी इंक्रीज करती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर सेकेंड गुड्स की जो है रिलेटेड गुड या सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड जो प्राइस उनका इंक्रीज होता है तो दूसरे सब्सटीट्यूट गुड्स का क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये भी इस तरीके से ये भी डिटरमाइन करती है डिमांड को। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इस पे भी बेस्ड है डिमांड। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। बायर मार्केट में ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा डिमांड होगी, कम होंगे तो कम, तो ये भी डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का ये भी डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड होती है। ठीक है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड में देखा पीछे, तो होता क्या है कि जैसे ही प्राइस की वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो राइज या फॉल करती है, उसी को बोला जाता है क्या, एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, इधर जो फैक्टर है, चाहे वो टेस्ट है, इनकम है, कस्टम है, फैशन है, प्रेफरेंसेस हैं, वो सेम रहेंगे। ये सभी क्या हैं, सेट्रस पेरिबस की एजम्पशन है, वो सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ प्राइस की वजह से क्या होता है, डिमांड जब एक्सटेंड करती है या कंट्रैक्ट करती है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सटेंशन डिमांड की कब होती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, एक्सपेंड होती है, तो इसी को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड या एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको वो देख रहे होंगे कि जैसे ही प्राइस P1 से P2 से P होता है तो क्या होता है, वैसे ही Q2 से Q जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। यही क्या है, एक्सटेंशन इन डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रैक्शन इन डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांड फॉल करती है प्राइस राइज होने की वजह से, उसको कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे ही प्राइस जो है P1 से P की ओर जाता है तो होता क्या है इससे कि Q1 से Q की ओर क्वांटिटी डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, कम हो जाएगी, तो यही क्या है, कंट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व की बात होती है इसमें शिफ्ट के केस में। ठीक है, जब हम प्राइस की बात, जो प्राइस को नहीं मानते हुए दूसरी चीज़ें जो अदर फैक्टर थे, चाहे वो टेस्ट था, कस्टम था, ठीक है, प्रेफरेंसेस था, इनकम कंज्यूमर की, उस वजह से जब इंक्रीज होती है डिमांड या डिक्रीज इन्हीं वजह से होती है, ना कि प्राइस की वजह से, ना होते हुए अदर फैक्टर की वजह से जब चेंज आता है डिमांड में, तो तब क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाती है राइट या लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो जब डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट करती है तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये यहाँ पे मैंने फिगर 3 में दिखाया हुआ है। और जब शिफ्ट लेफ्टवर्ड करती है डिमांड कर्व तो उसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब शिफ्ट करती है डिमांड कर्व राइट की ओर या इंक्रीज इन डिमांड होता है तो क्या होता है कि प्रिवेलिंग प्राइस पे क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है कौन, कंज्यूमर। ठीक है, जैसे P1 के केस में ही देखो तो पहले क्या डिमांड थी, तो P1 के प्राइस P1 ही था, तो क्वांटिटी डिमांड क्या करती है, अब शिफ्ट हो जाती है अदर फैक्टर की वजह से, कहाँ पे,
ये रेड लाइन पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे केस में, डिक्रीज़ के केस में भी क्या होता है कि जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है डिमांड, तो तब क्या होता है कि प्रिवेलिंग प्राइस पे ही कंज्यूमर क्या करता है, कम डिमांड करता है। तो ये कौन सा केस है, डिक्रीज़ इन डिमांड। तो ये अदर फैक्टर पे बेस्ड है। तो कौन कौन से काजेस हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के, अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड क्या है, चाहे कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज हो जाती है तो प्रिवेलिंग प्राइस पे क्या करता है, वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा बाय करता है, कमोडिटी को ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज हो जाती है तो सब्सटीट्यूट गुड के कंज्यूमर भी अब परचेज करेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा कि डिमांड जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी प्रिवेलिंग प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज होती है तो क्या होगा, तब भी ये कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किया जाएगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगर प्राइस जो है फ्यूचर में इंक्रीज़ होने की एक्सपेक्ट हो रहा होगा कंज्यूमर को, तो वो क्या करेगा, प्रिवेलिंग प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा कमोडिटी को, ठीक है। तो ये भी रीज़न थे जिसकी वजह से इंक्रीज़ इन डिमांड होती है या शिफ्ट इन डिमांड टुवर्ड्स राइट होती है, ठीक है। या इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर मार्केट में इंक्रीज़ करते हैं तो प्रिवेलिंग प्राइस पे ही क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यही सभी रीज़न थे इंक्रीज़ इन डिमांड के, जिसकी वजह से राइट वर्ड शिफ्ट करती है डिमांड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और कॉजेस ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड देखते हैं। जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज हो जाती है तो प्रिवेलिंग प्राइस पे क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा अपनी कंजप्शन को, ठीक है, या कमोडिटी की डिमांड को कम कर देगा। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस जो है अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा कि कंज्यूमर यहाँ से अब शिफ्ट कर जाएंगे उस सब्सटीट्यूट गुड की तरफ, तो जिस वजह से डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी उस गुड की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर इंक्रीज हो जाएगा, दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो एक की डिमांड की वजह से दूसरी डिमांड भी बढ़ती है। जब एक की प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक की डिमांड कम होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंसेस अगर डिक्रीज हो गए, ये अगेंस्ट चला गए सीजन के, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि डिमांड प्रिवेलिंग प्राइस रेट पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सभी काजेस थे किसके, डिक्रीज इन डिमांड के, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड कर्व क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है लेफ्टवर्ड, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर डिक्रीज एक्सपेक्ट हो रहा था होगा फ्यूचर में, तो इसकी वजह से भी क्या करेंगे, डिक्रीज होगी डिमांड प्रिवेलिंग प्राइस रेट पे। ये सभी रीज़न थे जिसकी वजह से क्या हुआ होता है कि शिफ्ट होती है लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहीं आज का टॉपिक एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।